हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों को ये पता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल 11th का डेट शीट जारी कर दिया है। डेट शीट के अनुसार हम लोगों का जो एग्ज़ाम है ये 17, 18 और 19 अप्रैल को होने वाला है। इसके साथ साथ अभी काउंसिल मॉडल क्वेश्चन पेपर भी अपने साइट पे अपलोड कर दिया है। ऑलमोस्ट हर एक पेपर का मॉडल क्वेश्चन पेपर काउंसिल के साइट पे अब हम लोग को दिखने लगा है। अभी जो फर्स्ट सेट है यही जारी किया, बाकी इसके बाद हो सकता है सेकंड और थर्ड सेट भी जारी करें। तो जो अभी फर्स्ट सेट जारी हुआ है हम लोग उस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, उसका क्या आंसर होगा ये भी हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहला चीज तो ये है कि इस बार हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा एग्जाम है ये 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। 40 ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव होने वाला है। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब ये केवल हम लोग को टिक करना होगा। 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन टिक करना रहेगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। इस तरह से 40 80 मार्क्स हो गया। और 20 नंबर का हमारा इंटरनल होगा, जिसके बेसिस पे हम लोगों का इंटरनल में जो मार्क्स आएगा, इस तरह से हमारा टोटल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ये जो स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन पेपर दिख रहा है ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पेपर है, मतलब 40 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसका क्वेश्चन। ये 11th का क्वेश्चन पेपर है। एक सब्जेक्ट है अकाउंट्स। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर अभी हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट से। इसमें हम लोग अगर सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे ये बोला गया है, पुस्त पालन एवं लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। अकाउंट्स का जो फर्स्ट बुक्स है ये कब पब्लिश हुआ था, ये हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया। तो हम लोगों को ये पता है कि जो अकाउंट्स का फर्स्ट बुक है ये 1494 ईस्वी में लुकास पेसियोली के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर सी हो जाएगा। से पूछा गया है, ये है, निम्न में से कौन सी मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है। नहीं यहाँ पे टर्म यूज किया गया। जो नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जो हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ चीज हम लोग मान के अकाउंट्स बनाते हैं, कुछ चीज मान लेते हैं, उसके उस चीज को मान के अकाउंट्स बनाते हैं। तो जब हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, तो अकाउंट्स जो हम लोग बनाते हैं ये तीन चीज मान के बनाते हैं। पहला गोइंग कंसर्न, कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक, पहला चीज ये एज्यूम करते हैं। दूसरा हम लोग एज्यूम करते हैं कंसिस्टेंसी, हमारा जो कॉन्सेप्ट है किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से डिप्रिसिएशन चार्ज कर रही है, हमारा कंसिस्टेंस होना चाहिए, हमारा मेथड कंसिस्टेंट होना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कोई मेथड अडॉप्ट कर लिए, कल मन किया तो डिप्रिसिएशन कुछ और तरह से लगा दिए, कल स्टॉक का वैल्यू किसी और तरह से निकाल लिए, तो ऐसा नहीं होता है। हम जब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो एक कंसिस्टेंट बेसिस पे करते हैं, निरंतर उसी मेथड को फॉलो करते हैं। तो ये भी हमारा फंडामेंटल एजम्पशन है। और तीसरा जो एजम्पशन होता है फंडामेंटल, ये होता है एक्यूरेंस। तो ये तो तीनों हमारा बेसिक फंडामेंटल एजम्पशन हो गया। तो इसमें से हाई कौन सा है, तो ये जो चीज हम लोगों से पूछा गया था, तो ये हमारा ट्रू आंसर होगा। ये सब हमारा फॉल्स हो गया, इसके लिए फॉल्स है, ये हमारा ट्रू आंसर हो गया। मतलब हमारा जो फंडामेंटल बेसिक एजम्पशन है ये क्या क्या हो जाएगा, तो पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी और तीसरा एक्यूरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला गया है विच फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ एडॉप्टेड बाय बिजनेसमैन, एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है। एक व्यवसायी, एक व्यापारी कौन सा लेखांकन का कौन सा स्वरूप, कौन सा ब्रांच जो है, कौन सा शाखा को अपनाता है। तो हम लोग को पता है वो कौन सा मेथड अपनाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को फॉलो करके कोई भी बिजनेसमैन अपना अकाउंट्स को बनाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये अलग चीज होता है जो हम लोग आगे पढ़ते हैं ग्रेजुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जर्नल में कितने खाने होते हैं, कितने कॉलम होते हैं जर्नल में, ये चीज हम लोग को बताना है। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन जर्नल। तो हम लोगों को पता है कि टोटल 5 कॉलम हम लोग जर्नल में बनाते हैं। सबसे पहला डेट का होता है, फिर हम लोग पार्टिकुलर लिखते हैं, इसके बाद एक कॉलम बनाते हैं एलएफ का, लेजर फोलियो का, और 2 कॉलम हमारा अमाउंट का होता है। तो इस तरह से टोटल 5 कॉलम हमारा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है व्यवसायिक दुकान से स्वामी द्वारा लिए गए माल के लिए डेबिट होता है। अगर कोई ओनर जो है अपने दुकान से कोई सामान लेता है तो कौन सा अकाउंट को डेबिट करेंगे, ये चीज यहाँ पे पूछ रहा है। द गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस शॉप आर डेबिटेड टू। अगर कोई दुकानदार, कोई शॉपकीपर अपने दुकान से कोई गुड्स निकालता है तो हम लोग क्या डेबिट करते हैं। तो हम लोगों को ये पता है कि अगर कोई प्रोप्राइटर, ओनर जो है बिजनेस को, अपने बिजनेस से गुड्स लेता है तो हम लोग एंट्री उसका करते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। सबसे पहले ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू। अगर कुछ सामान ले लिया तो परचेज अकाउंट, अगर कैश लिया तो कैश अकाउंट, या फर्नीचर लिया तो फर्नीचर अकाउंट, कुछ इस तरह से। मतलब हमारा डेबिट क्या हो रहा है, तो ड्रॉइंग। डेबिट हमारा क्या होगा, अगर प्रोप्राइटर जो है, ओनर जो है बिजनेस का, कुछ भी लेता है तो ड्रॉइंग डेबिट होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, जो चीज पूछा गया था कौन सा अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सी नंबर को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कैश अकाउंट जो है ये किस टाइप का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ये चीज समझना है कि जब हम लोग अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं क्या वो पर्सनल अकाउंट है क्या। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का कंडीशन देखेंगे। पर्सनल अकाउंट का कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई खाता, कोई अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड हो तो हमारा पर्सनल अकाउंट। तो कैश अकाउंट जो है ना, ये किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है। अगर पर्सनल अकाउंट नहीं हुआ तो दूसरा कंडीशन क्या बताता है, रियल अकाउंट का कंडीशन जो होता है उसको चेक करेंगे कि अगर कोई अकाउंट किसी एसेट से रिलेटेड हो, जैसे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है, किसी एसेट से रिलेटेड है कि कैश अकाउंट का बैलेंस किसी एसेट को डिनोट करता है। अगर कैश अकाउंट में 50,000 रुपया मेरा बैलेंस दिख रहा है, इसका मतलब 50,000 का हमारे पास एसेट है। तो हमारा कैश अकाउंट जो होगा ये हमारा रियल अकाउंट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक खाता या रियल अकाउंट। तो इस तरह से हम लोगों को चेक करना होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्सनल। अगर पर्सनल नहीं हुआ तब रियल वाला कंडीशन जो है या उसका डिफिनेशन है उसके अंडर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज चेक करते हैं। उसमें भी नहीं आया तो नॉमिनल अकाउंट। इस तरह से हमारा ये सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबसे पहले हम रियल अकाउंट का डिफिनेशन लगा के देखेंगे फिर पर्सनल अकाउंट का, ये सीक्वेंस हमारा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे पूछा गया ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या नॉमिनल अकाउंट है। तो हम लोगों को ये चीज पता होना चाहिए ट्रायल बैलेंस ना तो मेरा पर्सनल अकाउंट है, ना रियल अकाउंट है, ना नॉमिनल अकाउंट है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग हर एक अकाउंट्स के बैलेंस को दिखाते हैं। हर एक अकाउंट के बैलेंस का एक समरी होता है ट्रायल बैलेंस। तो इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये डी हो जाएगा। लिस्ट ऑफ बैलेंस हमारा होता है ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ट्रायल बैलेंस इज। ट्रायल बैलेंस क्या है, तो यहाँ पर भी हम लोग समझे थे ट्रायल बैलेंस इज एन स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट हमारा होता है। ट्रायल बैलेंस एक विवरण होता है, कोई हमारा ये खाता नहीं है। ये चीज हम लोग को याद रखना है। उसके बाद आगे बोला गया बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट इज ऑलवेज। एसेट अकाउंट का जो बैलेंस होता है ये हमेशा क्या होता है, ये चीज हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो एसेट अकाउंट का जो बैलेंस होता है ये हमेशा डेबिट होता है। डेबिट इसलिए क्योंकि एसेट अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या बताता है, अकाउंटिंग का रूल, गोल्डन रूल क्या बताता है, डेबिट व्हाट्स कम इन। सबसे पहले जो आया उसको डेबिट करना है, जो गया उसको क्रेडिट करना है। तो ज्यादा हम भेज कैसे देंगे, कभी तो ज्यादा भेज ही नहीं सकते, ज्यादा क्रेडिट कर ही नहीं सकते। ज्यादा हमारा हमेशा डेबिट होगा या तो दोनों बराबर। इसका मतलब जब भी हमारा बैलेंस रहेगा तो डेबिट बैलेंस होगा या तो बैलेंस होगा ही नहीं। तो इस तरह से हमारा आंसर ई हो जाएगा।
ठीक है। जैसे कैश हमारे बिजनेस में जितना आया उससे कम भेज सकते हैं या उतना भेज सकते हैं, उससे ज्यादा कैसे भेज देंगे? हमारे बिजनेस में 50,000 का कैश आया तो हम 55,000 किसी को दे सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं दे सकते। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना दे सकते हैं? 50,000 आया तो ज्यादा से ज्यादा 50 देंगे, 45 देंगे, 40 देंगे। तो अल्टीमेटली ये होगा कि या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो बैलेंस होगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज हम लोग को यहाँ पे टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिप्रिसिएशन इज, डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, इसमें हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन गोज ऑन। अस्थाई प्रभाग विधि जो हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है डिप्रिसिएशन का, इसमें डिप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता है? घटता है हर एक साल, बढ़ता है या स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो नाम ही है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, मतलब इसमें हर एक ईयर हमारा डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो फिक्स रहेगा, मतलब स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, ये सब हमारा इनकरेक्ट है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड इज, लैंड का यूजफुल लाइफ कितना होता है? स्थिर होता है, लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है? तो यहाँ पे लैंड का जो यूजफुल लाइफ होता है ये अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड कहने का मतलब हुआ ऐसा नहीं है कि वो 5 साल में खत्म हो जाएगा, 10 साल में खत्म हो जाएगा, 15 साल में खत्म होगा। लैंड को हम लोग यूज करके खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। इसीलिए क्योंकि लैंड का अनलिमिटेड लाइफ होता है, इसी के कारण लैंड पे कभी डिप्रिसिएशन नहीं लगता है। डिप्रिसिएशन हम लोग उसी एसेट पे लगा सकते हैं जिसका एक फिक्स लाइफ होता है। जैसे फर्नीचर अगर हमारे पास 50,000 का है तो फर्नीचर का एक फिक्स लाइफ है, 5 साल चलने वाला है, 7 साल चलने वाला है, इसलिए फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन लैंड पे हम लोग कभी डिप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं क्योंकि उसका एक लिमिटेड लाइफ नहीं होता। डिप्रिसिएशन लगाने का एक ये कंडीशन होता है, किसी भी फिक्स एसेट में तभी डिप्रिसिएशन लगा सकते हैं जब उसका लाइफ लिमिटेड हो। ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है हु इन्वेंटेड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको कौन इन्वेंट किए थे, कौन इस में प्रणाली का आविष्कारक है, कौन इसका खोज किए थे? तो हम लोगों को ये पता है लुकास पेसियोली जो थे इसका इन्वेंशन किए थे, इसका खोज किए थे डबल एंट्री सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, चालू व्यापार की जो धारणा होती है इसके आधार पे बिजनेस एंटिटी विल एग्जिस्ट इन, व्यापार जो हमारा व्यवसायिक इकाई है इसका अस्तित्व कब तक रहने वाला? जो हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है इसके अनुसार से हमारा बिजनेस कब तक रहने वाला है, ये चीज यहाँ पे हम लोग को बताना। तो हम लोग को ये पता है गोइंग कंसर्न मतलब क्या, बिजनेस चलते रहेगा, तो टेम्पोररी पीरियड तो नहीं होगा, डिफिनिट मतलब एक फिक्स पीरियड ये भी नहीं होगा। अब दो चीजें इनडिफिनिट और परमानेंटली, दोनों एक ही जैसा लग रहा है, अनिश्चितकालीन या तो अस्थायी रूप से, लेकिन हम लोग का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है ये होने वाला है इनडिफिनिट। बिजनेस हमारा इनडिफिनिट पीरियड तक चलते रहेगा, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मान के चलता है, ये एज्यूम करके चलता। तो हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बैंक अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट वाला रूल लगाएंगे। पर्सनल अकाउंट का डिफिनेशन क्या बोलता है कि अगर कोई अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड है तो वो पर्सनल होगा। अब बैंक किसी पर्सन से रिलेटेड है क्या? तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज और याद करना है, पर्सन मतलब किस टाइप का पर्सन? तो इसमें बोला गया है नेचुरल पर्सन अगर रहा तो भी चलेगा, आर्टिफिशियल पर्सन रहा तो भी चलेगा, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन रहा तो भी चलेगा। तो बैंक जो है ना ये एक टाइप का आर्टिफिशियल पर्सन, इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया, बैंक अकाउंट जो हमारा किसी पर्सन से ही रिलेटेड है। तो इस तरह से हमारा बैंक अकाउंट जो है ये एक पर्सनल अकाउंट होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए। नो एंट्री इज मेड फॉर, किस चीज के लिए हम लोग एंट्री पास नहीं करते? ट्रेड डिस्काउंट के लिए, कैश डिस्काउंट के लिए तो होता ही है। ठीक है, आगे हम लोग से यहाँ पे पूछा गया था जब तलपट का योग नहीं मिलता है, जब ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं करता है तो हम लोग कौन सा खाता खोलते हैं?
हम लोग इस टाइम खोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। भूल चूक खाता सस्पेंस अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, उसका अगर हमारा टोटल मैच नहीं कर रहा है तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट इज, जो हम बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट से अगर कोई रिजर्व बना रहे हैं तो उसको हम लोग जनरल रिजर्व बोलते हैं। कैपिटल रिजर्व जो है ये कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से बनता है। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कहने का मतलब हो गया बिजनेस का कोई एसेट बेच दी, मशीन बेच दी, उससे हमको प्रॉफिट हुआ, उससे रिजर्व बना दिए तो कैपिटल रिजर्व। लेकिन बिजनेस का जो नॉर्मल प्रॉफिट से हमारा बिजनेस एक बुक दुकान का बुक बेचें, खरीदें, बेचें, इससे जो प्रॉफिट हुआ और इससे अगर कोई रिजर्व बनाए तो हमारा होगा जनरल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल रिसीवेबल अकाउंट इज, बिल रिसीवेबल जो होता है ये किस टाइप का अकाउंट है? तो बिल रिसीवेबल भी जो हमारा है ये पर्सनल अकाउंट है। बिल रिसीवेबल किस चीज को डिनोट करता है? किस व्यक्ति से कितना पैसा लेना है, तो ये किसी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है, इसलिए हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक्सेप्टर ऑफ बिल इज कॉल्ड, जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? एक ये पर्सन है राम, ये क्या कर रहा है? एक बिल ड्रॉ कर रहा है मोहन पे, एक बिल ऑफ एक्सचेंज मोहन पे ड्रॉ कर रहा है, तो राम यहाँ पे ड्रॉवर और राम इसको लिखा, इस बिल को लिख रहा है, ठीक है, किसके ऊपर? मोहन के ऊपर। तो जो एक्सेप्ट कर रहा है बिल को, जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉवी। उसके बाद एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है, विनिमय बिल जो होता है, ये क्या होता है? एक प्रार्थना पत्र होता है, एक प्रतिज्ञा होता है, या एक आदेश होता है, एक ऑर्डर होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है एक ऑर्डर होता है, इसके थ्रू हम लोग ऑर्डर देते हैं। राम जो है मोहन को ऑर्डर देगा कि तुम हमको, या तो जिसको हम बोलेंगे उसको तुम इतना पैसा दे देना, ये ऑर्डर हो गया। ये रिक्वेस्ट इसके थ्रू नहीं करता, ये प्रॉमिस नहीं कर रहा, ये ऑर्डर देता है। तो विनिमय पत्र जो हमारा होता है, विनिमय बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है, ये हमारा एक टाइप का ऑर्डर है। उसके बाद विनिमय बिल जो होता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, इसमें कितना पार्टी होता है? तो इसका जो पार्टी होता है, ड्रॉवर भी होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉवी भी होता है और पेई भी होता है, लेखक, स्वीकर्ता और प्राप्तकर्ता, ये तीनों होता है। मतलब यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होने वाला है ये डी होगा। नोटिंग चार्जेज आर पेड बाय द होल्डर ऑफ बिल। नोटिंग चार्जेस जो होता है सो बिल का होल्डर जो होता है, जिसके पास बिल होता है वो पेड करता है, लेकिन रिकवर किससे करते हैं, वसूलते किससे? नोटिंग बिल का भुगतान बिल के धारक द्वारा किया जाता है, परंतु इसे वसूला जाता है। नोटिंग बिल क्या होता है? जैसे यहाँ पे जो राम था, राम बोला था मोहन को, मोहन के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा था और मोहन को बोला था 1 महीना के बाद पैसा दे देने के लिए, मोहन भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मान लेते हैं 1 महीना के बाद मोहन अगर पैसा नहीं दे पाता है, तो इस टाइम राम को, या जिसके पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज होने वाला है, राम के पास या सीता के पास, जिसके पास भी होगा, वो क्या करता है, जो पैसा नहीं दिया इसको कोर्ट में जाके नोटिस करना पड़ता है, वहां पे बताना पड़ता है। तो एक प्रोसेस होता है जिसके जिसके कारण जो पैसा ये पेड करना पड़ेगा राम को या सीता को, जिसके पास भी बिल होगा, ये बताएगा कि मोहन वो अभी पैसा नहीं दिया, मोहन के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया था और उसका पैसा ये नहीं दिया। तो इसके कारण ये बताने के टाइम राम या सीता को कुछ पैसा पेड करना होता है कोर्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं नोटिंग चार्ज। तो ये नोटिंग चार्जेस तो कौन पेड करेगा? जो होल्डर है उसको उस टाइम इमीडिएटली उसको पेड करना पड़ता है, लेकिन ये पैसा भी मोहन से रिकवर किया जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे पूछा गया, नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय होल्डर ऑफ बिल, जो बिल का धारक होता है, जिसके पास बिल होता है, उस टाइम तो उसी को पेड करना पड़ता है, लेकिन वो कलेक्ट किससे करेंगे, रिकवर किससे करेंगे? तो जो उस बिल का ड्रॉवी है उससे रिकवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ट्रेडिंग अकाउंट इज, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या नॉमिनल अकाउंट है? तो हम लोगों को ये पता है, सबसे पहले किसका कंडीशन या डिफिनेशन अप्लाई करके देखेंगे, पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का अप्लाई नहीं हुआ तो
रियल अकाउंट का। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो ये किसी पर्सन से रिलेटेड तो है नहीं, ये किसी एसेट से रिलेटेड होता है। हमारे बिजनेस में कितना का गुड्स आया, कितना का बिका, ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एसेट से रिलेटेड होता है, इसलिए हम लोग इसको रियल अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को निकालना है इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 1,20,000। ये बोल रहा है। सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हम लोग को रहेगा तो जो परसेंटेज वाला रिलेशन है इसको हम लोग को थोड़ा अच्छे से समझना होता है। यहाँ पे बोल रहा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट जो 20% सेल्स का, तो जिस चीज के ऊपर परसेंटेज होता है वो चीज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। जैसे यहाँ परसेंटेज जो ग्रॉस प्रॉफिट ये किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर, तो हम लोग ये मान लेंगे कि सेल्स जो हमारा है ये 100 रुपए है। अब सेल अगर 100 रुपए तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 20 रुपए, और इस तरह से हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा, 80 रुपए। तो मतलब रिलेशन जो है, जो यहाँ पे सिचुएशन दिया हुआ है, जो सिचुएशन यहाँ दिया हुआ है इसके हिसाब से अगर 100 रुपए का सेल होगा, सेल प्राइस होगा, तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट 20 और कॉस्ट इसका मतलब 80। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे रिलेशन बोल रहा है कि जो हम सेल कर रहे हैं उस सेल जो कर रहे हैं जिस गुड्स को, उसका सेल और ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट के बीच में इस टाइप का कुछ रिलेशन है। अब हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया, ग्रॉस प्रॉफिट बताओ अगर किसी कॉस्ट ऑफ गुड्स का, हमारा किसी गुड्स का जो कॉस्ट है वो 1,20,000 रुपए है, तो अगर 1,20,000 का कोई आइटम है तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। तो ये चीज सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इस तरह से समझ लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है 1,20,000, ये क्या है, कॉस्ट है, तो हम लोग इसको कॉस्ट का अमाउंट, कॉस्ट का परसेंटेज से डिवाइड करेंगे 80 से, और निकालना क्या है, तो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना के इक्विवेलेंट है, 20 के इक्विवेलेंट, तो इस तरह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर सेल निकालना होता तो हम लोग ये कर सकते थे, 1,20,000 दिया हुआ था, ये कितना के इक्विवेलेंट था, 80 के इक्विवेलेंट, तो 80 से भागा देंगे तो 1%। अब ये हम लोग को अगर सेल निकालना है तो सेल मतलब कितना परसेंट के इक्विवेलेंट, 100 के इक्विवेलेंट, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया ये है कैरेज एंड फ्रेट ऑन गुड्स परचेज इज शोन इन। जो हम लोग जो कैरेज या फ्रेट पेड किए किसके लिए, गुड्स को परचेज करने के लिए, इसको कहाँ पे दिखाएंगे, इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। परचेज के ऊपर जो हम लोग फ्रेट पेड किए या कैरेज पेड किए ये ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, शो होगा। अगर सेल्स के ऊपर रहता तो हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें बोल रहा है पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरण जो हम लोग बनाते हैं या अंतिम खाता जो बनाते हैं इसका क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पस होता है, इसका क्यों बनाते हैं। तो इसको हम लोग दो चीज के लिए बनाते हैं, एक तो हम लोग को इससे प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, और दूसरा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कहने का मतलब ये हो गया हमारे बिजनेस में कितने का एसेट है, कितने का लायबिलिटी है। तो दो ऑब्जेक्ट होता है, तो दोनों चीज हम लोग को किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे केवल प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस एंड कैपिटल लिखा हुआ है, तो ये सब चीजें दोनों हम लोग को, ये दोनों चीज मेनली, ये दो मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, फाइनल अकाउंट क्या है। फाइनल अकाउंट हमारा अकाउंट भी है प्लस स्टेटमेंट भी। क्वेश्चन नंबर आंसर इसका डी हो जाएगा करेक्ट। सॉरी, प्रीपेड रेंट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज। जो हमारा प्रीपेड रेंट होता है इसको हम लोग पूर्वदत्त किराया जिसको बोलते हैं, पहले से पेड कर दी। अभी हमारा महीना चल रहा है मार्च या अप्रैल, और हम लोग क्या किए, जून जुलाई अगस्त, ये जून का और जुलाई का रेंट पेड कर दिए। तो ये जो हमारा हो गया प्रीपेड रेंट, अभी जून और जुलाई आया भी नहीं और उसका हम रेंट पेड कर दिए। इसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, तो ये बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं करेंट एसेट के अंदर। ये हमारा करेंट एसेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर।
इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ बिजनेस, एक व्यवसाय में निम्न में से किसे लाभ हानि खाता में नहीं दिखाया जाता है, नहीं दिखाया जाएगा, नॉट अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें से किस चीज को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं? तो इंटरेस्ट तो हमारा दिखता ही है, बेड डेट भी हम लोग को पता है दिखता है, ड्रॉइंग को हम लोग नहीं दिखाते हैं। ड्रॉइंग को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। एक्रूड इनकम होता है ये हम लोग का एडजस्ट करते हैं, इसलिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बोल सकते हैं दिखेगा, लेकिन ड्रॉइंग हमारा कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग वेजेज इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेज को कहाँ पे दिखाते हैं? ट्रेडिंग आउटस्टैंडिंग वेजेज इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम लोग आउटस्टैंडिंग वेजेज को कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये थोड़ा यहाँ पे अच्छा, जो ट्रायल बैलेंस में ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस में जो हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेज है, ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस रहता है हम लोग उसको क्या करते हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं या बैलेंस शीट में। तो अगर ये बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस में, अगर ट्रायल बैलेंस में ही आउटस्टैंडिंग वेजेज है तो इसको कहाँ दिखाएंगे? तो इसको हम लोग केवल बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अगर एडजस्टमेंट में होता, ये चीज हम लोग को ध्यान देना है कि अगर एडजस्टमेंट में कुछ रहता है तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखता और बैलेंस शीट में भी दिखता, लेकिन यहाँ पे सॉरी वे आउटस्टैंडिंग वेजेज है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में दिखता। ये बोल रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग वेजेज है तो इसको कहाँ दिखाएंगे? केवल इसको बैलेंस शीट में ले जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो जाता नहीं, कहाँ जाता? अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है एडजस्टमेंट में तो दो जगह पे जाता, एक ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट, लेकिन यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर है इसलिए ये केवल बैलेंस शीट में ही जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी शुड बी एन अकाउंटिंग रिपोर्ट। अकाउंटिंग रिपोर्ट में जो है अकाउंटिंग लेखांकन प्रतिवेदन में कौन कौन सा गुण होना चाहिए? तो उसमें ये सारा गुण होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा गया। उपयुक्त होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए, एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस पूरा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया टेली क्या है? तो टेली हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारा होता है, अकाउंट जो बनाते हैं, लेखांकन सूचना प्रणाली का कौन सा उद्देश्य है? तो ये हमारा हो जाएगा सी नंबर, स्टॉक कंट्रोल करना। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया, लिमिटेशन हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का क्या है? कंप्यूटरीकृत लेखांकन का क्या क्या समस्या होता है? तो ये खर्चीला भी होता है, वायरस का भी इशू होता है और स्पीड का भी इशू होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 8। एक बाइट में 8 बीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द फैक्ट विच कैन बी रिकॉर्डेड एंड हैज इम्प्लिक्ट मीनिंग। अगर कोई ऐसा तथ्य है जिसका हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, अंकित किया जा सकता है और उसका कुछ मीनिंग निकलता है, तो इस टाइप का जो तथ्य होता है, फैक्ट होता है, इसको हम लोग डेटा बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस प्रणाली जो है ये क्या है? तो ये हमारा एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन इसमें देखने को के लिए मिला सेट 1 में। इस 40 क्वेश्चन को हम लोग आज की इस वीडियो में सॉल्व किए। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने ग्रुप में जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी सर्कल है, उसमें जरूर शेयर कर दें। थैंक यू।